हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम कक्षा 10 का पार्ट 1 प्रकाश का परावर्तन का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप पहला भाग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस भाग को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? देखिए, इसको परिभाषा को क्या कहते हैं इसको समझते हैं। देखिए यह क्या है, एक बिंदु है। देखिए यहाँ है कि आपका प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है, कहेंगे कि प्रकाश जिस बिंदु पर जाकर एकत्रित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, जो भी प्रकाश है जो क्या हो जाएंगे, एक बिंदु पर जाकर एकत्रित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? हम प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे एक सीधी रेखा में जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर जाकर एकत्रित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए इसको परिभाषा को हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए, एक सीधी रेखा में जाने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें किरणें एक बिंदु पर एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं एकत्रित हो जाती हैं उस बिंदु को उस बिंदु को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, इसी परिभाषा के एक बार और हम समझते हैं। कह देखिए परिभाषा क्या कि प्रकाश क्या कहें, एक सीधी रेखा में जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर जाकर एकत्रित हो जाती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, हम पढ़ते हैं प्रकाश पुंज का प्रकार। यहाँ हेडिंग में जाएंगे और लिखेंगे प्रकाश पुंज का प्रकार। प्रकार थोड़ा आप इसको लिख लीजिए। चलिए हम क्या कहते हैं, अब इसको मिटाते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हम प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। पहले का नाम है समांतर पुंज, दूसरे का नाम है अपसारी, तीसरे का नाम अभिसारी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इसको लिखते हैं। पहला लिखेंगे हम, इसका क्या नाम होता है? समांतर पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा का है आभासी आभासी प्रकाश पुंज। आपका तीसरा हो जाएगा अपसारी सारी प्रकाश पुंज। ये आपका क्या होता है? 3 प्रकार होता है। ठीक है, पहला का क्या नाम है? समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा का क्या नाम है? आभासी प्रकाश पुंज, और तीसरा का नाम है अभिसारी प्रकाश पुंज। यदि आप इसको जानते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और चलिए इसको लिख लीजिए आप। चलिए हम अगला हेडिंग पढ़ते हैं। आप
अगला हेडिंग हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब। अगला हेडिंग है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दर्पण में बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। कोई यदि ये शीशा उसा आप देखते हैं तो शीशा में जो आपका आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं हम, प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखते हैं प्रतिबिंब का परिभाषा। अभी हम क्या किया है कि प्रतिबिंब हुआ है जिसे हम क्या कह सकते हैं, दर्पण में बनी आकृति को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका परिभाषा लिखेंगे। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दर्पण में बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यह क्या आपका दर्पण है, इसमें जो भी आकृति बनता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण, दर्पण में बनी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। आपको यही क्वेश्चन हमने बताया भी है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दर्पण में बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है आभासी प्रतिबिंब और एक का नाम है वास्तविक प्रतिबिंब। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब उसे कहते हैं जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो चलिए हम अब देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। यहाँ लिखेंगे, आप इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। पहला आपका होता है देखिए, इसमें पहला आपका क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा का आपका क्या है, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जो किस पर बन जाए, पर्दे पर जो पर्दा पे बने उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। बस आपको क्या करना है, जो पर्दे पे बने उसे क्या कहेंगे हम, वास्तविक कहेंगे यानी रियल कहेंगे। और जो पर्दे पे नहीं प्राप्त होता था उसे क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और उसके बाद देखेंगे हम आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे हम वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम समझने से पहले चलते हैं इसका परिभाषा हम लिखते हैं। ठीक है, बहुत आसान परिभाषा है, जो 4 बार आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम पहला क्या लिखे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। पहला हेडिंग हम क्या लिखते हैं, पहला का क्या कहते हैं, परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे जिस जिस में प्रतिबिंब को बिंब को पर्दे पर
पर्दे पर प्राप्त कर जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर लें उसे उसे वास्तविक वास्तविक यही परिभाषा हम आपको बताया भी थे और इसी परिभाषा को हम आपको लिख कर भी दिखा दिए। क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जिस प्रतिबिंब को हम किस पे प्राप्त करते हैं? पर्दे पे प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बस इसमें क्या करना है, यहीं पर पर्दे पर नहीं कहने तो यहाँ लिखना पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का क्या परिभाषा होता है आपको लिखेंगे? जिस दर्पण को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिसको नहीं प्राप्त करते उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। बस यहाँ पर अगर आप नहीं लिख देंगे नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिसको नहीं प्राप्त कर सकते उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला हेडिंग पढ़ते हैं अब। चलिए अगला हम क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण समझने से पहले हम देखते हैं क्या होता है गोलीय दर्पण में। क्या होता है? खोखला कांच का कटा हुआ भाग को क्या कहते हैं? हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे कि एक खोखला गोला है जिसका कटा हुआ भाग को क्या कहते हैं? हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये भी गोला किसका होना चाहिए? कांच का होना चाहिए। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? हम गोलीय दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे कि खोखले गोले का कटा हुआ भाग क्या क्या कहते हैं? हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको परिभाषा को लिखते हैं। गोलीय दर्पण का परिभाषा लिखते हैं। लिखेंगे खोखले गोले का खोखले खोखले ले कांच के गोले का ले का कटा हुआ भाग को गोली दर्पण कहते हैं। परिभाषा आपसे यही कह रहा था। ठीक है, चलिए हम एक बार परिभाषा को एक बार आपके साथ पढ़ते हैं। इसका परिभाषा को कैसे याद करेंगे? कहेंगे कि खोखले कांच के गोले के कटा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अभी आपको हम चित्र बनाकर समझाए थे कि मान लीजिए कि आपका खोखला गोला है, ठीक, यहाँ से काट देंगे तो इसे क्या कहेंगे? हम गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? खोखले कांच का गोले का कटा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण याद करने का सबसे आसान तरीका होता है, देखिए ऊ लिखा है, यदि उत्तल लिखा है, देखिए उत्तल दर्पण, और दूसरा का आपका क्या होता है? अवतल दर्पण। ये आपका क्या बता रहे हैं? हम केवल ट्रिक बता रहे हैं। कैसे हम जानेंगे कि कौन अवतल दर्पण है कौन उत्तल दर्पण है? देखिए आपका लिखा है उत्तल, यानी आगे क्या लिखा है? ऊ। इसको क्या करेंगे? हम मिटा रहे हैं आपको बताने के लिए। देखिए आप क्या लिखा है? आपका ऊ। मान लीजिए आपका यह दर्पण है, ये आपका क्या है? गोले का कटा हुआ भाग। मान लीजिए यहाँ से हम काट दिए तो आपका यही ना दिखेगा इधर। ये आपका क्या है? दर्पण है। देखिए ऊ माने क्या होता है? ऊपर का भाग। यदि आपका ऊपर का भाग परावर्तन का कार्य करे तो इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। यदि यही भाग अंदर का परावर्तन का कार्य करेगा तो हम इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पर लिखा है ऊ, यानी ऊपर का भाग क्या करेगा? आपका
परावर्तन का कार्य करेगा। यहाँ क्या लिखा आपका अ, यानी अंदर का भाग आपका परावर्तन का कार्य करेगा, उसे क्या कहेंगे हम, अवतल दर्पण कहते हैं। ऊपर का भाग परावर्तन का कार्य करेगा, जिसको क्या कहते हैं हम, उत्तल दर्पण, और अंदर का भाग परावर्तन का कार्य करेगा, इसको क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण। चलिए हम इन दोनों का प्रकार लिखते हैं, उसके बाद परिभाषा लिखते हैं। ये तो केवल हम आपको बताने के लिए बताएं। इसके बाद हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का परिभाषा तो आप पढ़ ही लिए हैं, गोलीय दर्पण का। अब उत्तल दर्पण का हम क्या करेंगे, लिखेंगे दर्पण के प्रकार। अगला हेडिंग हम डालते हैं, यहाँ पर क्या हमको लिखा है, गोलीय दर्पण का परिभाषा पढ़ लिए कि खोखले गोले का कांच का कटा हुआ भाग जो परावर्तन का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर दर्पण का प्रकार, दर्पण का, गोलीय दर्पण का प्रकार, प्रकार, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिटा रहे हैं, ठीक है। यदि आप नहीं लिखे हैं तो आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए हम क्या करें, इसको मिटा रहे हैं। आप लिखेंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक का नाम होता है आपका अवतल दर्पण, दूसरा का नाम होता है आपका उत्तल दर्पण। तो सर्वप्रथम लिखेंगे गोलीय दर्पण का प्रकार इस प्रकार है, लिखेंगे गोलीय, लिखेंगे यहाँ पर गोलीय दर्पण का प्रकार इस प्रकार इस निम्न है, इस प्रकार लिखेंगे निम्न है। पहला का नाम होता है आपका, पहले का नाम होगा आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा का आपका नाम होता है दर्पण। देखिए क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, आपको पहले ही समझा दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा सा यहाँ पर चित्र बनाते हैं, यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं, ठीक, यहाँ पर भी एक चित्र बनाते हैं, और यहाँ पर भी आपके एक चित्र बनाते हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, देखिए जिसका उभरा भाग परावर्तन का कार्य करे और दबा हुआ भाग पर क्या कर दिया जाता है, कलई या पेंट कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका अंदर का भाग, जिसका अंदर का भाग क्या करे, परावर्तन का कार्य करे, और बाहर बाहर भाग पर क्या कर दिया जाए, कलई या पेंट कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए इन दोनों काम क्या करते हैं, पहले परिभाषा लिखते हैं। यदि आपको जहां पर नहीं समझ आएगा आप कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। सबसे पहले उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, लिखेंगे वह गोलीय दर्पण, वह दर्पण, दर्पण जिसके, जिसके अंदर के भाग पर क्या किया जाता है, पेंट या कलई कर दिया जाता है, जिसके अंदर के भाग को, भाग को पेंट, पेंट किया कहते हैं वह दर्पण जिसके अंदर का भाग का हो, पेंट हो, पेंट किया जा, किया गया हो, किया गया हो, तथा, तथा ऊपर का भाग, ऊपर का भाग, भाग
उसे उत्तर लेंस कहते हैं। परिभाषा आपका बहुत आसान है, एक बार आप देखेंगे परिभाषा तो आपको परिभाषा याद हो जाएगा। उत्तर दर्पण किसे कहेंगे? वह दर्पण जिसके अंदर के भाग पर क्या किया जाएगा? पेंट या कलई कर दिया गया। पेंट को हम क्या कहते हैं? कलई कहते हैं। ठीक है, आप इसको पेंट कहिए चाहे कलई कहिए, ठीक है, किया गया हो। तथा ऊपर का भाग यानी ऊपर का भाग क्या करे? परावर्तन का कार्य करे, उसे क्या कहते हैं? हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अभी हमको आपको बताया भी है कि इधर क्या करे? ऊपर का भाग आपका क्या करता है? परावर्तन का कार्य करता है। परावर्तन का कार्य कर रहा है, उसे क्या कहेंगे हम? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। इसको परिभाषा का एक बार और पढ़िए। क्या वह दर्पण जिसके अंदर का भाग का किया गया हो? पेंट कर दिया गया हो, और बाहर का भाग आपका क्या करे? परावर्तन का कार्य करे, हम उसे क्या कहते हैं? और उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण में कोई बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ पर चित्र बनाते हैं अवतल दर्पण का, इसको हम क्या करते हैं? मिटाते हैं। ठीक है, इस चित्र को बस, और यहाँ हम आपको अवतल दर्पण का चित्र बनाते हैं। देखिए अवतल दर्पण का चित्र कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। आप कैसे भी बना सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इसके ऊपर वाले भाग को क्या किया जाता है? पेंट कर दिया जाता है, और अंदर का भाग इसका क्या करे? परावर्तन का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसी परिभाषा को हम क्या कहते हैं? सुधार करें, लिखेंगे वह दर्पण जिसके, लिखेंगे यहाँ मिटाएंगे, यहाँ इसको क्या करेंगे? मिटाएंगे। अंदर का भाग पर पेंट कर दिया जाता है, उस पर लिखेंगे बाहर के भाग, या ऊपर के भाग पर, बाहर के भाग पर पेंट किया गया हो, तथा लिखेंगे ऊपर के जगह क्या लिखेंगे? अंदर का भाग परावर्तन का कार्य करे, उसे क्या कहते हैं हम? उत्तल दर्पण के लिखे क्या लिखेंगे? आप अवतल दर्पण लिखेंगे। बस आप इतना एडिट कर दिए तो समझिए आप सवाल को लगा, इस उत्तर को याद कर लेंगे। उसमें देखिएगा यहाँ पर लेंस लिखा गया था, वो क्या होगा? दर्पण होगा। ठीक है, तो गड़बड़ हो गया था। ठीक है, देखिए इसको क्या करेंगे? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? लिखेंगे वह दर्पण जिसके उभरा हुआ भाग पर क्या किया गया? पेंट लगा दिया गया हो, तथा अंदर का भाग परावर्तन के कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए इससे पहले हम आपको बता दिए थे, यहाँ दर्पण नहीं लेंस लिख दिए थे, उसको क्या करिएगा? आप दर्पण कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, चलिए हम अगला वीडियो पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण के संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण के संबंधित परिभाषाएं में आपका क्या क्या आता है? ध्रुव आता है, वक्रता त्रिज्या आता है, वक्रता केंद्र आता है, मुख्य अक्ष आता है, दर्पण का द्वारक आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, और आपका दर्पण क्या होता है। इसके सभी को परिभाषा हम समझ लेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? परिभाषा को याद करेंगे। पहले हम इसको चित्र के द्वारा समझते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ यह होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको चित्र बनाते हैं और चित्र के द्वारा हम समझते हैं। देखिए आपका क्या है? दर्पण है, इसको तो आप जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण में क्या होता है? देखिए यह आपका क्या होता है? मध्य बिंदु, और इसको कहते हैं हम M1 और इसको कहते हैं M2। ठीक, देखिए M1 और इसका क्या नाम है? M2। इसको क्या कहते हैं? हम द्वारक कहते हैं। और इसको पी मैंने क्या होता है? आपका ध्रुव होता है। ठीक है, पी मैंने आपका क्या होता है? ध्रुव होता है। इसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, कहेंगे कि दर्पण के क्या कहेंगे? कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। कहेंगे कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। आपका क्या हो जाएगा? पहला का परिभाषा हो जाएगा, लिखेंगे इसका परिभाषा यदि हमको लिखने को कह दिया जाए तो लिखेंगे पहला का परिभाषा यदि हमको लिखने को कह दिया जाए तो चित्र आप यह बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे कि दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। लिखेंगे दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि
ध्रुव किसे कहेंगे? तो आप कहिएगा कि तो दर्पण है या तो आपका दर्पण, मान लीजिए इधर क्या कर दिया गया, कलैया पेंट कर दिया गया, ठीक है। आपका तो यह दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे? कहेंगे कि दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, आपको परिभाषा याद हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे हम इसको, लिखेंगे इसको, इसको, इसको P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ध्रुव किसे कहेंगे? लिखेंगे दर्पण के मध्य बिंदु, मान लीजिए दर्पण है, इसका मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, ठीक है। इसको हम किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं? ध्रुव को मिटाते हैं, ठीक है। आपको ध्रुव का परिभाषा आप लिख लीजिए। चित्र सबसे पहले यह बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे ध्रुव, उसके बाद यह चित्र बनाएंगे, उसके नीचे यह परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। इसको परिभाषा को लिख लिया हूं, तो हम इस चित्र परिभाषा को अब मिटाते हैं, इसको चित्र को भी छोड़कर, ठीक है। इसका क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? मिटाते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा बहुत आसान होता है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, मान लीजिए आपका क्या होता है? त्रिज्या यानी केंद्र के आधी दूरी को क्या कहते हैं? मान लीजिए वृत्त होगा, मान लीजिए वृत्त है तो उसके यह क्या होगा? केंद्र होगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं हम? सी से लिखते हैं, ठीक है। अभी आप वक्रता केंद्र का परिभाषा भी पढ़ेंगे। यदि आप क्या करें तो सर्वप्रथम क्या करते हैं? त्रिज्या को छोड़कर हम सर्वप्रथम वक्रता त्रिज्या का परिभाषा, वक्रता केंद्र का परिभाषा पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? त्रिज्या का परिभाषा पढ़ेंगे। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा बहुत आसान होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, केंद्र को कहते हैं केंद्र। केंद्र को हम किससे लिखते हैं? सी से। सी माने आपका क्या होता है? सेंटर, ठीक है। सेंटर माने क्या होता है? आपका केंद्र होता है, ठीक है। वक्रता केंद्र किसे कहते कहेंगे? गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ का वह भाग जिससे गोलीय दर्पण बना होता है उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। एक बार और परिभाषा को आसान तरीके से समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए परिभाषा बहुत आसान था। कहेंगे परावर्तन पृष्ठ का, लिखेंगे, लिखेंगे या क्या आपका परावर्तन, लिखेंगे परावर्तन पृष्ठ का बना गोलीय दर्पण जिस का एक केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ का एक केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं? हम गोलीय दर्पण का केंद्र कहते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको परिभाषा को एक बार लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसका काम क्या करते हैं? परिभाषा लिखते हैं। यहाँ से थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे समझाएंगे आपको। लिखेंगे गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ का वह भाग, लिखेंगे गोलीय दर्पण का, गोली दर्पण का, दर्पण का परावर्तन पृष्ठ का परावर्तन पृष्ठ का पृष्ठ का का गोले का गोले का एक एक केंद्र होता है, एक केंद्र केंद्र होता है उसे 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 इसके देखिए परिभाषा किसका है? हेडिंग डालेंगे वक्रता केंद्र, उसके बाद पहले चित्र बनाएंगे, उसके बाद हम परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। एक केंद्र होता है उसे 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 वक्रता केंद्र कहते हैं। उसे और और उसको उसको सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित
करते हैं। परिभाषा बहुत आसान है, कहेंगे कि गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ का गोले का एक केंद्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र कहते हैं, और उसके किसके प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सर्वप्रथम इसका चित्र बनाते हैं। थोड़ा पहले आप चित्र देखिए, मान लीजिए आपका क्या है, यह क्या है, आपका चित्र है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा तक चित्र हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपका चित्र है, ठीक, चित्र, ठीक है। मान लीजिए आपका क्या है, यह केंद्र है, इस गोले का क्या है, केंद्र है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको मिटाइए, इसको तो मूल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इस बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, द्वारक या मोहन, इसको क्या कहते हैं, या मोहन टू। ठीक है, इससे इस बिंदु को छोड़िए, इससे मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब आपका नहीं है बिंदु, इस रेखा से। ठीक, देखिए इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, हमने पढ़ा क्या, इसको कहते हैं ध्रुव। कहेंगे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और किसी परावर्तन पृष्ठ के गोले का वह भाग जो जिससे गोला बना हो, सबसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, आपको पता आ गया हो गया है। ध्रुव किसे कहते हैं, अभी आप जान चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। यदि आप परिभाषा लिखना चाहते हो, परिभाषा आप लिख लीजिएगा। क्या है परिभाषा, गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ का गोले का एक केंद्र होता है, उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको हम किससे लिखते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं, आपको जो मन करेगा वह लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या, क्योंकि तब तक हम केंद्र नहीं जानेंगे, वक्रता त्रिज्या आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब इसको क्या कर रहे हैं, हम मिटा रहे हैं आपके सामने। अब हम पढ़ेंगे, देखिए हम पढ़ चुके हैं, ध्रुव पढ़ चुके हैं, वक्रता केंद्र पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम चित्र को, इसको इस चित्र के द्वारा इसको हम समझते हैं। ये आपका क्या आ जाएगा, बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आपका इसको क्या कहते हैं, हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, M1, और इसको कहते हैं M2। यह दोनों आपका क्या है, द्वारा के लास्ट वाला परिभाषा भी हम लिखवाएंगे। ठीक है, कहेंगे ध्रुव ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहेंगे ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान परिभाषा है। कहेंगे ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे चित्र का, इसका परिभाषा लिखेंगे, चित्र बनाने के बाद लिखेंगे ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम परिभाषा के एक बार आओ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कैसे कहते हैं, कहेंगे ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम किससे लिखते हैं, R से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा,
शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए।